नमस्कार। हिंदी साहित्य में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं पड़ती, बल्कि और निखरती जाती हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की उसने कहा था, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है। एक सदी से ज्यादा हो गया, पर आज भी लोग इसे पढ़ते हैं, इस पर बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये उन कहानियों में से है जिन पर जितनी बार बात करो कुछ नया ही सामने आता है तो बड़ी सरल सी, पर अंदर बहुत गहरे भाव छिपे हैं इसमें। तो आज हमारे पास उसने कहा था कि विश्लेषण से जुड़े कुछ अंश हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन्हीं के सहारे कहानी की गहराई में उतरें और समझें कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। मतलब हम इसके मूल तत्वों को देखेंगे, प्रेम, त्याग, कर्तव्य, पात्र, इसकी जो अनोखी शैली है, और हाँ, इसका साहित्यिक महत्व। बिल्कुल, और मकसद यही है कि वो पहलू सामने आए जो इसे आज भी इतना प्रासंगिक और कह सकते हैं इतना असरदार बनाते हैं। आखिर क्यों ये कहानी सिर्फ एक आम प्रेम कहानी या कोई वीर गाथा बन के नहीं रह जाती? कुछ तो बात है इसमें। सिंह और सूबेदारनी के बीच का वो रिश्ता है जो बचपन में शुरू होता है अमृतसर की उन गलियों में। बड़ा ही मासूम सा एहसास। हाँ, और वो शुरुआती हिस्सा जहां वो सवाल जवाब होते हैं, तेरी कुड़माई हो गई, और फिर वो जवाब धत। ये सिर्फ एक प्यारी सी याद नहीं है, असल में यही वो बीज पड़ जाता है जो बाद में जाकर इतना बड़ा रूप लेता है। मतलब लहना सिंह के त्याग का। और जब वो सालों बाद फिर मिलते हैं तो वही बचपन का एक धागा जो है वो एक वचन का आधार बन जाता है। और वही वचन, वही सब कुछ बदल देता है। सूबेदारनी का वो आग्रह कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना, और फिर लहना सिंह का उसे निभाना, अपने प्राण देकर भी। स्रोत इसे कहते हैं कि ये उसकी वचनबद्धता की पराकाष्ठा है। हाँ, ये बात बहुत अहम है, और स्रोत सही इशारा कर रहे हैं कि ये सिर्फ कोई रोमानी किस्म का वादा नहीं था। अगर हम उस दौर के हिसाब से देखें तो वचन देना और उसे निभाना वो एक तरह का धर्म माना जाता था। तो लहना सिंह की जो निष्ठा है वो सिर्फ सूबेदारिनी के प्रति नहीं, बल्कि उस वचन धर्म के प्रति ज्यादा है। ये प्रेम से बढ़कर आपसी विश्वास और कहे हुए शब्द के मान रखने की कहानी बन जाती है। ऐसी निष्ठा जो मौत के सामने भी नहीं डिगती। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रेम या किसी एक वादे की बात नहीं है, जैसा आपने कहा, और स्रोत भी इशारा करते हैं। लहना सिंह एक फौजी भी हैं, और पहला विश्व युद्ध वो तो कहानी का बैकग्राउंड है ही। तो क्या उसका बलिदान सिर्फ उस वचन के लिए था, या इसमें एक सैनिक का कर्तव्य भी कहीं ना कहीं शामिल था? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और कहानी की खूबसूरती इसी में है कि वो व्यक्तिगत वचन और एक सैनिक के, कह लीजिए, देश या फर्ज के प्रति कर्तव्य के बीच एक एक तनाव भी दिखाती है और एक संतुलन भी। लहना सिंह है तो युद्ध के मोर्चे पर, वो भी बहुत भयानक हालात में। उसका कर्तव्य तो है ही अपने साथियों और देश की रक्षा करना। और वो करता भी है, एक तरह से देखा जाए तो। जब वो सूबेदारनी के पति और बेटे की रक्षा करता है तो वो अपना वचन भी निभा रहा है, और साथ ही अपने सैनिक धर्म का पालन भी कर रहा है, क्योंकि वो दोनों उसी की रेजिमेंट में हैं। तो ये दोनों चीजें अलग नहीं हैं शायद, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक दूसरे में गुंथी हुई हैं, और शायद इसी वजह से लहना सिंह का जो किरदार है वो इतना असर डालता है। वो सिर्फ कोई भावनाओं में बहने वाला आशिक नहीं है, वो एक आदर्श सैनिक भी है जो अपनी निजी जिम्मेदारी भी समझता है और जंग के मैदान के कठोर कर्तव्य भी निभाता है। दोनों का मान रखता है। स्रोत सही कहते हैं कि ये संतुलन उसे सिर्फ भावुक नहीं बनाता, बल्कि प्रेरक भी बनाता है। वो दिखाता है कि बड़े आदर्शों के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। किरदारों पर थोड़ी और बात करें। स्रोतों में लहना सिंह के चरित्र का एक पहलू बताया गया है कि उसमें वासना का कोई स्थान नहीं है। उसका प्रेम एकदम आदर्श है, जिसमें त्याग है, कर्तव्य है। तो क्या ये उस जमाने का एक आदर्शवादी चित्रण ज्यादा है, या इसमें कोई और गहराई भी है? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये सच है कि लहना का जो प्रेम दिखाया गया है वो शारीरिक आकर्षण से बहुत ऊपर है। उसमें गहरा सम्मान है, एक निस्वार्थ भावना है। अब इसे हम उस युग के साहित्यिक आदर्शों की तरह देख सकते हैं, जहाँ प्रेम को अक्सर पवित्र और कह सकते हैं उदात्त रूप में दिखाया जाता था। लेकिन ये बात उसके चरित्र की दृढ़ता को भी दिखाती है। और वो जो वचन धर्म की बात हमने की, उसके प्रति उसका जो समर्पण है उसे भी रेखांकित करती है। उसका पूरा ध्यान अपना वचन निभाने पर है, अपनी निजी इच्छाओं पर नहीं।
और सूबेदारनी, अक्सर लोग उसे सिर्फ लहना की प्रेरणा मान लेते हैं, पर क्या उसका किरदार सिर्फ इतना ही है? स्रोत क्या कहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सूबेदारनी का पात्र कहीं ज्यादा सक्रिय है जितना हम सोचते हैं। वो सिर्फ अतीत की कोई भूली बिसरी याद भर नहीं है। वो अपनी समझदारी से ठीक समय पर लहना को उसका वचन याद दिलाती है। एक तरह से देखें तो वो कहानी की दिशा तय करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। वो अतीत की मासूमियत और वर्तमान की जो जरूरत है, उन दोनों को जोड़ती है। और बाकी पात्र भी हैं, जैसे वजीरा सिंह। स्रोत कहते हैं कि वो कहानी में थोड़ा हास्य और एक मानवीय पहलू लाता है। हाँ, वजीरा सिंह का होना बहुत जरूरी है। सोचिए, युद्ध का वो भयानक माहौल, मौत का साया, उसमें वजीरा की बातें, उसका मजाक, वो माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं, कहानी को जैसे सांस लेने की जगह देते हैं। वो लहना का साथी है, उसका हमराज है। कीरत सिंह का भी जिक्र आता है, जिसकी गोद में लहना मरने की कल्पना करता है। वो शायद घर का, शांति का, देखभाल का प्रतीक है। और सूबेदार हजारा सिंह भी हैं, वीरता और कर्तव्य के प्रतीक। ये सब मिलकर कहानी का पूरा संसार रचते हैं। अच्छा, अब आते हैं कहानी कहने के तरीके पर। गुलेरी जी का वो पूर्व दीप्ति वाला स्टाइल, मतलब फ्लैशबैक का इस्तेमाल, वो तो कमाल का माना जाता है। कहानी शुरू होती है मोर्चे से और फिर अचानक हम सालों पीछे अमृतसर पहुंच जाते हैं। ये चीज पाठक पर क्या असर डालती है? अरे, ये तकनीक तो कहानी की जान है। सोचिए, अगर कहानी सीधी सीधी बचपन से शुरू होती तो शायद वो रहस्य, वो तनाव पैदा ही नहीं हो पाता। युद्ध के मोर्चे से जब कहानी शुरू होती है तो पाठक तुरंत उस गंभीर माहौल में खिंच जाता है। फिर जब फ्लैशबैक आता है अमृतसर वाला, तो हमें धीरे धीरे पता चलता है कि अच्छा, लहना सिंह की इस बेचैनी के पीछे, उसकी इस असाधारण बहादुरी के पीछे ये राज है। हाँ, इससे ये भी साफ होता है कि किरदार जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हमें समझ आता है कि लहना सूबेदार और उसके बेटे को बचाने के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहा है। वो सिर्फ एक सैनिक का कर्तव्य नहीं है, वो सालों पहले के उस एक मासूम वादे का बोझ भी है। एकदम सही। और ये तकनीक एक और बहुत बड़ा काम करती है। ये अतीत की मासूमियत और वर्तमान की जो कठोर सच्चाई है, उसके बीच एक जबरदस्त विरोधाभास, एक कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है। कहाँ अमृतसर की वो चंचल गली और वो संवाद, तेरी कुड़माई हो गई, और कहाँ फ्रांस के मोर्चे की वो कीचड़, वो गोलियों की आवाज, वो मौत का सन्नाटा। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये कहानी के भावनात्मक असर को कई गुना बढ़ा देता है। पाठक एक साथ दोनों दुनियाओं को महसूस करता है। कहानी के माहौल और भाषा के बारे में भी स्रोत काफी तारीफ करते हैं, चाहे अमृतसर की गलियों का जिक्र हो या फिर युद्ध के खंदकों का। ऐसा लगता है जैसे गुलेरी जी ने शब्दों से पूरी तस्वीर खींच दी है। हाँ, बिल्कुल। वातावरण बनाने में तो गुलेरी जी माहिर थे। वो सिर्फ घटना नहीं बताते, बल्कि उस जगह का पूरा एहसास कराते हैं। वहाँ की गंध, आवाजें, सब कुछ पाठक तक पहुँच जाता है। और भाषा, स्रोत कहते हैं कि भाषा है तो सरल, पर उसमें दम बहुत है। उसमें उस समय की पंजाबी मिली हुई हिंदी का रंग है, जो किरदारों को और माहौल को एकदम असली बना देता है। और उसमें आम बोलचाल के शब्द भी हैं, लोकगीत की पंक्तियां भी हैं और संस्कृत के तत्सम शब्द भी। ये सब मिला जुला रूप भाषा को कैसा बनाता है? ये मिश्रण भाषा को बहुत स्वाभाविक और जिंदा दिल बनाता है। ऐसा लगता है कि पात्र सचमुच वही भाषा बोल रहे हैं जो उस समय उस जगह पर बोली जाती होगी। संवाद भी बहुत सटीक हैं, जैसे लहना के संवादों में एक ठहराव है, एक वजन है, तो वजीरा की बातों में एक शरारत है, एक जिंदा दिली है। ये जो भाषाई कुशलता है, ये कहानी को पढ़ते या सुनते हुए बहुत आकर्षक बनाती है। तो इन सब बातों से ये तो साफ है कि कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि ये हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन की शुरुआत थी, या कम से कम उसका अग्रदूत। ये 1915 में छपी थी। उस समय के हिसाब से ये कितनी नई बात थी? हाँ, ये उस समय के लिहाज से देखा जाए तो क्रांतिकारी थी। एक तो ये फ्लैशबैक तकनीक, जिसका शायद हिंदी कहानी में पहली बार इतने असरदार ढंग से इस्तेमाल हुआ था। दूसरी बात, इसका विषय और उसका ट्रीटमेंट। इसमें सिर्फ आदर्शवाद या कोई उपदेश नहीं था, बल्कि यथार्थवाद था। युद्ध की जो भयानक सच्चाई है, उसका बिल्कुल सच्चा चित्रण था। और साथ ही मनोवैज्ञानिक गहराई भी थी। मतलब कहानी सिर्फ घटनाओं पर नहीं, बल्कि किरदारों के मन में क्या चल रहा है, उनकी भावनाएं, उनकी प्रेरणाएं, इन पर जोर दे रही थी। प्रेमचंद के आने से पहले
इस तर्क का यथार्थवाद और मनोवैज्ञानिक चित्रण हिंदी कहानी के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? आज एक सदी से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी ये कहानी क्यों पढ़ी जा रही है, क्यों सराही जा रही है? इसका स्थायी महत्व क्या है? देखिए, इसका स्थायी महत्व कई वजहों से है। पहली बात तो ये कि ये जिन मानवीय मूल्यों की बात करती है, जैसे प्रेम, त्याग, वचन निभाना, कर्तव्य, ये मूल्य सार्वभौमिक है, ये हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। दूसरी बात, लहना सिंह जैसा यादगार किरदार जो अपने आदर्शों के लिए जीता है और मरता है, वो पाठकों को हमेशा कहीं ना कहीं छूता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। तीसरी बात, इसका लाजवाब शिल्प। जिस तरह से कहानी बुनी गई है वो आज भी ताजगी भरी लगती है। कहानी का अंत दुखद है, पर वो पाठक के मन पर एक उदासी के साथ साथ एक गहरा, एक ऊंचा प्रभाव छोड़ जाता है। ये सिर्फ एक कहानी पढ़ लेना नहीं है, ये एक अनुभव से गुजरने जैसा है। तो हमने देखा कि उसने कहा था, वाकई सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, वचन, कर्तव्य और त्याग का एक छोटा सा महाकाव्य है, जिसे गुलेरी जी ने कुछ ही पन्नों में समेट दिया है। लहना सिंह का वो यादगार चरित्र, फ्लैशबैक का वो अनोखा इस्तेमाल और युद्ध की उस पृष्ठभूमि में मानवीय संवेदनाओं का इतना मार्मिक चित्रण, ये सब मिलकर इसे हिंदी साहित्य की एक अनमोल धरोहर बनाते हैं। बिल्कुल, इसमें यथार्थ और आदर्श का एक गजब का संतुलन है। एक तरफ युद्ध की क्रूर सच्चाई है, गोलियां हैं, मौत है, तो दूसरी तरफ एक वचन को निभाने का वो उदात्त आदर्श है, वो निस्वार्थ प्रेम है। शायद यही संतुलन इसे कालजयी बनाता है। इस चर्चा को अब समाप्त करते हुए एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। ये सवाल स्रोतों में सीधे तौर पर तो नहीं उठाया गया, पर कहानी पढ़ने के बाद जहन में आता जरूर है। हाँ, जरूर। वो सवाल ये हो सकता है कि आज के जमाने में जब रिश्तों की, वचनों की, कर्तव्यों की परिभाषाएं शायद बदल रही हैं या बदलती हुई लग रही हैं, तब लहना सिंह का चरित्र हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? प्रेम, अपना निजी वचन और समाज या देश के प्रति कर्तव्य, इनके बीच वो संतुलन जिसकी मिसाल लहना सिंह है, क्या वो आज भी संभव है? और अगर है तो कैसे? इस पर सोचना शायद इस कहानी को पढ़ने का एक और आयाम हो सकता है।